गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको आज व्याकरण के हिंदी पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में पढ़ाऊँगी। तो देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपनी बात और विचार दूसरों को बताने होते हैं और उनके विचार जानने होते हैं। उसका कार्य व्यापार, बात करने के साथ ही लेखन और पठन से चलता है। इस व्यवहार का माध्यम से बनती है भाषा। जैसे कि मनुष्य एक समाज में रहता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचार समझने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें भाषा कहते हैं। संकेतों द्वारा भावों का आदान प्रदान किया जाता है, परंतु इन संकेतों को सभी के लिए ठीक से समझ पाना संभव नहीं होता। संकेत द्वारा व्यक्त किए गए विचार अपूर्ण होते हैं, जैसे कि सिर हिलाना, गार्ड का लाल या हरी झंडी दिखाना, दरवाज़ा खटखटाना, यातायात पुलिस के हाथ से संकेत, स्कूल की घंटी, सभी अपना अपना अर्थ रखते हैं, परंतु इन्हें स्पष्ट करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा द्वारा ही मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास संभव हुआ है। इसके द्वारा ही एक पीढ़ी अपना अर्जित ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। जैसे कि हमने भाषा के विकास के बारे में पढ़ा कि मनुष्य जिन ध्वनियों से बोलकर प्रयोग कर रहा है हम उसे भाषा कहते हैं और हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। ऐसे तो इसे संकेतों के द्वारा भी समझ लिया जाता है, पर हम अपने पूरे विचार व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेन में भी गार्ड का लाल और हरी झंडी का दिखाना कि संकेत दे रहा है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के संकेत से बताता है, स्कूल की घंटी बजना, ये सब भाषा का ही एक भाग है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। पर इस तरह से हम पूरी भाषा को समझ नहीं पाते। अब हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भाव और विचारों को जाना जाता है। जैसे कि हम भाषा मानव मुख से उच्चारित होती, यानी हम मुंह से बोलकर प्रयोग करते हैं, सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, वर्ण, शब्द और वाक्य रचना की व्यवस्था होती है। इन सब के प्रयोग से ही हम भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। अब हम आते हैं भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो बच्चों, जैसे कि मौखिक भाषा से स्पष्ट है कि मौखिक भाषा मुख से बोलकर यानी उच्चारित की जाती है और लिखित भाषा में हम लिखित प्रारूप लिखकर प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा। कृष्णा की अध्यापिका ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा एकत्र करना है। कृष्णा ने पूछा कि क्या वह कल चंदा दे सकती है। अध्यापिका ने हाँ सुनकर कृष्णा ने माँ से चंदा देने के लिए रुपए मांगे। इसमें कुछ क्रियाएं की गई हैं, जैसे कि ये लाल अक्षरों में लिखा गया है कि बताया, सुनकर, पूछा, मांगा। ऐसे वाक्यों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में ये सारी क्रिया मौखिक रूप से ही कही गई हैं और श्रोता यानी सामने वाला सुनता है। बच्चा पहले भाषा के इसी रूप से परिचित होता है। जैसे कि हम इसके उदाहरण देखते हैं मौखिक भाषा के, जैसे बातचीत करना आपस में, वाद विवाद, भाषण, परिचर्चा या समाचार का पढ़ना जो हम बोलकर पढ़ते हैं, और सुनना, कहानी सुनाना, रेडियो तथा दूरदर्शन के सभी दृश्य यानी जिसे हम देखते हैं और श्रव्य कार्यक्रम जिसे हम सुनते हैं, ये सब मौखिक भाषा के ही
रूप हैं। ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम भाषा का लिखकर प्रयोग करते हैं और इसमें हम हिंदी की देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि अनन्या ने गृह कार्य में मेरा भारत पर निबंध लिखा। अध्यापिका ने उसका निबंध पढ़कर सभी को सुनाया। उन्होंने अच्छा निबंध लिखने वाले बच्चों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे। उनमें अनन्या का नाम भी था। जैसे कि हम इन गुलाबी अक्षरों से लिखे हुए शब्द को देख सकते हैं, क्रियावर्ड कि लिखा, लिखे, पढ़कर। ये सब लिखित भाषा का ही एक रूप है जो लिखकर प्रकट किया गया है। आगे देखते हैं। इन वाक्यों में लिखा, लिखे में लिखना और पढ़कर में पढ़ना क्रिया हो रही है। यह भाषा का लिखित रूप है और इसका उदय मौखिक भाषा के बहुत बाद में हुआ, क्योंकि मौखिक भाषा का प्रयोग ही पहले चलन में सबसे अधिक किया जाता था। मौखिक भाषा की ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है। अंकित किया जाता है मतलब लिखा जाता है। लिखित भाषा द्वारा ही मनुष्य अपनी अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करता है। जैसे हमें जो भी ज्ञान है, जो भी हमें शिक्षा प्राप्त है या जानकारी है, यह सब हम लिखकर इस प्रारूप को अपनी आने वाली पीढ़ी को समझा सकते हैं और उन्हें दिखा भी सकते हैं। जैसे पुस्तकें, पत्र, समाचार पत्र, लेख, कहानी, संस्मरण, उपन्यास आदि ये सब लिखित भाषा के रूप हैं जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को इन पुस्तकों का ज्ञान भी दे सकते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 4 कौशल है। कौशल यानी कि 4 तरह से हम भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें परिपक्व होने के बाद ही कल्पना और चिंतन का स्थान होता है। यानी जब हम भाषा के इन रूपों को जानने समझने लगते हैं तब हम कल्पना यानी सोचते हैं और चिंतन कर पाते हैं। अब हम देखेंगे भाषा में पढ़ने जा रहे हैं हम मातृभाषा, जिसे हम मदर टंग भी कहते हैं। वह भाषा जो बच्चा अपनी माता पिता और घर परिवार के लोगों से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा सबसे पहली पाठशाला होती है उसका घर परिवार। जब वह अपने माता पिता, भाई बहन से कुछ ध्वनि संकेतों को, शब्दों को धीरे धीरे सीखता है तो वह मातृभाषा कहलाती है। ये विविध प्रांतों की भाषाएं यानी अलग अलग जगह की भाषाएं, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमी, हिंदी, बांग्ला आदि कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि सभी देशों की या सभी भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश या राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग यहाँ की 70% से अधिक आबादी करती है, इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी देश की अधिकतर जनता यदि हिंदी भाषा जैसे जो भाषा बोल रही है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन भारत में हिंदी का प्रयोग 70% यानी जनता करती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का नाम भी दिया गया है। अब हम देखते हैं राजभाषा। राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद में 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। राजभाषा में सरकारी कार्यालयों का कामकाज होता है और राष्ट्रभाषा देश की अधिकतर जनता बोलती, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। आज हिंदी की गिनती विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में की जाती है। विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी में ही निकलती हैं। टेलीविज़न पर सबसे अधिक कार्यक्रम हिंदी में ही प्रसारित होते हैं और समाचारों के चैनल भी हिंदी में ही सबसे अधिक हैं। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है वे भाषाएं हैं
इनके नाम हैं इस प्रकार हैं: हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। इन भाषाओं को हमारे भारत के संविधान में ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है। अब हम देखेंगे आगे मानक भाषा। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, व्यापक यानी बहुत बड़ा है, और इस पर बोलियों और उपभाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ रहा है। बोलियां भाषा का एक सीमित रूप है, यानी कि एक सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। ऐसी स्थिति में कौन सा शुद्ध रूप तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव किया जाने लगा है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक इस तरह से मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इन भाषाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। अब हम बच्चों अगले क्लास में हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।